हेलो बच्चों, हमारे अगले सेशन में जिसमें हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें जो टॉपिक आज हमें लेने हैं वो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले जब तक आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, इसके बाद भी एक वीडियो आएगा, तब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ नहीं पाएंगे, उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म आपको समझ में नहीं आएगी। ये टॉपिक जो है बेसिकली 11th में पढ़ाया जाता है और इसको 12th में आपके एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 12th में एक बार बिना रिवीजन किए आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करते हैं तो खुद के साथ बेईमानी कर रहे हैं। तो आपसे अपेक्षा है कि बिना किसी जल्दबाजी के एक एक मिनट का सदुपयोग कर इन कंसेप्ट्स को समझेंगे, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में आएगी, अन्यथा आपको रटना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसी चीज़ है कि रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कॉन्फिडेंट आएगा आप में, और साथ ही साथ आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे। तो बढ़ते हुए इसी क्रम में जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, हमारा जो पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक हमारा है इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्शन वर्ड से इंडक्टिव आया है और ये कुछ इस तरह से है जिसको हम नकल करना के उसमें कहते हैं इंडक्शन से। तो इंडक्टिव इफेक्ट को एक तरह का टेम्पररी इफेक्ट भी कहा जाता है। इसका नाम तो नहीं है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये आई एम सॉरी, इट्स नॉट अ टेम्पररी इफेक्ट, इट्स परमानेंट इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट है। अब परमानेंट इफेक्ट क्यों कहा जाता है उसकी बात मैं अभी पढ़ाने के बाद आपको इसको समझाऊंगा। अभी जो हमें समझना है कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। मान लीजिए कि कार्बन कार्बन की कोई चेन है सिंगल बॉन्ड की, तो और उसके एक टर्मिनल पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिसको इलेक्ट्रॉन की बहुत चाह हो, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई हो। तो आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टानीन जो आपके हैलोजन ग्रुप वाले एलिमेंट हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। अगर ये कार्बन से अटैच हैं तो कार्बन और फ्लोरीन या क्लोरीन के साथ बनने वाले बॉन्ड, फ्लोरीन या क्लोरीन के साथ बनने वाले बॉन्ड बराबरी का हिस्सा नहीं करते। ये जो फ्लोरीन या क्लोरीन है ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट भी यही है कि मान लीजिए ए और बी दो एलिमेंट्स के बीच में एक ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल ट्राई टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां दो इलेक्ट्रॉन है, एक इसका, बट इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इसके किनारे 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 इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यानी ये बेईमानी करता है जो कोवेलेंट बॉन्ड है कि एक तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक मेरा इलेक्ट्रॉन इस बना तो लेता है, लेकिन बेईमानी करके अपने तरफ एक इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है। इसकी वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से जो इफेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड में, कार्बन वाले बॉन्ड में क्रिएट होता है, उसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। सो वी नो दैट कि क्लोरीन इज वेरी मच या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, एंड ड्यू टू लार्जर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, the shared pair of electron between carbon and chlorine will shift towards chlorine or displace towards chlorine. Then what will happen exactly? मान लीजिए आपका कार्बन और कार्बन, कार्बन 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 और कार्बन इस तरह से बॉन्ड है और यहां पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहां पे हाइड्रोजन आप उसी के अकॉर्डिंगली अटैच होंगे। मान लीजिए क्लोरीन लगा हुआ है, अभी यहां पे कोई चार्जेस नहीं है। पढ़ाने से पहले एक बात और बता दूं कि जहां कहीं भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आते हैं, अगर बॉन्ड में पोलैरिटी आ गई तो दुश्मन का अटैक करना बहुत आसान हो जाता है। दुश्मन यानी अटैकिंग ग्रुप का अटैक करना बहुत
आसान हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे दो दोस्तों के रिश्ते में अगर खटास आ जाए, पोलैरिटी डेवलप हो जाए, तो बाहर का फॉरेन एलिमेंट आकर के आराम से उसके साथ चुगली कर सकता है, उनकी दोस्ती में दरार डाल सकता है, उनके बॉन्ड्स को तोड़ सकता है। तो अगर ये बॉन्ड पोलर हुए तो इसको तोड़ना आसान हो जाएगा। यानी बॉन्ड जितना कोवेलेंट बॉन्ड जितना पोलर, कोवेलेंट बॉन्ड जितना पोलर, बॉन्ड उतना वीक। अब साहब क्या है, अभी आपको दिख रहा है कि बिल्कुल पोलर नहीं है, लेकिन ये है। क्यों पोलर है? क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव के एलिमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा याद करिएगा, ऐसे याद कर लीजिए, फॉनिकल, ऐसे फॉनिकल, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आयाम है। इस डायमेंशन में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव रहते हैं। तो क्लोरीन जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने तरफ घसीटने की कोशिश करेगा। लो जी साहब घसीट लिया। अब इसने घसीट लिया तो पूरा नहीं लिया इलेक्ट्रॉन, केवल यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शिफ्ट हुआ है। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ है तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि शिफ्टिंग हुई है, डोनेट नहीं हुआ है, एक जगह से लूज या गेन नहीं हुआ है, केवल जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उनकी शिफ्टिंग हुई है। और उस शिफ्टिंग की वजह से यहां पर पोलैरिटी डेवलप हो गई। जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, यहां पे डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड था और एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक इसका एक इसका, दोनों के दोनों क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुए, यहां इलेक्ट्रॉन का बादल और आ गया, तो यहां पे डेल्टा नेगेटिव साइन आ गया। अच्छी बात है, यहां पे इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड थे या बॉन्ड जो अनपोलराइज थे, अब वो पोलराइज हो गए। यहां पर जो कार्बन और कार्बन के बीच में बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं था और ये बॉन्ड बिल्कुल नॉन पोलर था, लेकिन यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ये भी अट्रैक्ट हुए इस पॉजिटिव चार्ज से। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो थे कार्बन कार्बन के, वो अट्रैक्ट हुए किसकी तरफ? इस वाले कार्बन के पास, विच इज पोजेसिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जब इसके पास शिफ्ट हुए तो उतना नहीं शिफ्ट हुए जितना यहां डायरेक्टली क्लोरीन अटैच्ड था, क्योंकि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो सीधे खींच ले रहा था। लेकिन यहां पर जो शिफ्टिंग हुई है वो केवल और केवल इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से हुई है। इस वजह से ये शिफ्टिंग थोड़ा इस वाली शिफ्टिंग से कम हुई है। तो दिखाने के लिए मान लें कि देखिए यहां 2 लगा दिया, यानी इससे कम यहां। अब क्या हुआ कि अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज तो आया लेकिन इससे कम, यानी ये वाला पॉजिटिव तो है लेकिन इस वाले से कम। अगर यहां पे कंपेयर करोगे तो पोलराइज तो हो गया, शिफ्टिंग तो हुई है, लेकिन यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिविटी इससे कम है। अब जब हम इधर गए तो क्या हुआ, फिर से ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो शिफ्ट हुआ इस वाले कार्बन की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पोजेस कर रहा है। और क्यों किया? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रोसेस कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो फिर से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई, लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी यहां हुई। ये ज्यादा नजदीक था इधर बॉन्ड के, यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था, यहां शिफ्टिंग ज्यादा हुई है, यहां कम, यानी इससे ज्यादा यहां पे और इससे ज्यादा यहां पे। ऐसा ही कहें तो यहां पे भी वही ट्रेंड दिखाई देगा। और यहां डेल पॉजिटिव हमने डबल डैश लगा दिया, यानी कि यहां पर जो शिफ्टिंग हुई है वो इससे कम हुई है। फिर ये भी शिफ्ट होगा उसी तरीके से, लेकिन इसकी शिफ्टिंग इससे कम होगी, तो लाइए इसको दिखाने के लिए इससे ज्यादा और इससे ज्यादा यहां और इससे ज्यादा यहां। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो गई कार्बन कार्बन बॉन्ड में, जो दिख रहा था आपको कि बिल्कुल नॉन पोलर है। इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगने की वजह से ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगने की वजह से ये बॉन्ड पोलर हो गया, और पोलर होने की वजह से अटैकिंग ग्रुप को न्योता देने लगा है, न्योता मतलब इनवाइट करने लगा है कि आओ भैया तुम हम पे अटैक कर सकते हो। थोड़ी सी बात जानिए, इसका मतलब यह हुआ कि जो कार्बन इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जितना दूर है उतना कम पॉजिटिव है। पहली बात तो ये जानिए। दूसरी बात ये जानिए कि यहां पर ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। तो जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। और जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे
वो इंडक्टिव इफेक्ट देंगे और एक स्पेशल नाम उनका होगा, उनको माइनस आई इफेक्ट के नाम से जाना जाएगा। माइनस आई इफेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन यहां पे लग जाए तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ बिल्कुल इसी की तरह करते हैं, और उनको हम कहते हैं कि ये जो देते हैं वो उनको किन ग्रुप से कहते हैं, बिलोंग करते हैं, माइनस आई इफेक्ट। तो यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने माइनस आई इफेक्ट कहा वैसे इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाले भी आएंगे, तो वो भी आएंगे। लेकिन जरा सा इस इंडक्टिव इफेक्ट को ऐसा समझा आपने, तो ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल देखा आपने, ये देखा माइनस आई इफेक्ट का, ये है माइनस आई इफेक्ट, ये इंडक्टिव इफेक्ट का पहला पार्ट हुआ। तो माइनस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगते हैं, ये बात जानिएगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगते हैं, और साथ में इसकी किस तरह से ये काम करता है ये आप जाने, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। चौथे कार्बन के बाद ये शिफ्टिंग, ये जो एक्सटेंट है शिफ्टिंग का, ये कम हो जाता है। चौथे कार्बन के बाद ये डाई आउट हो जाता है, और साथ में कहीं पे भी डबल बॉन्ड बीच में आ गया, अगर बीच में कहीं पे भी डबल बॉन्ड आ गया तब भी ये डाई आउट हो जाएगा वहीं, यानी ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड को इंडक्टिव इफेक्ट क्रॉस कर कर नहीं जाता है। तो इसके जो लिमिटेशंस है वो आप जान गए। वो क्या क्या लिमिटेशंस हो गए? पहला लिमिटेशन ये हो गया कि it is limited up to fourth carbon, it is limited up to fourth carbon। और दूसरा जो है it resists to cross multiple bond, so this should be very very clear to all of you that what I want to say। अब अगर आप कहोगे कि माइनस आई इफेक्ट, यानी कि माइनस आई इफेक्ट को इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से भी कहा जाता है, मैंने जोर दे के कहा कि इसको इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ में एक बात को और जोर दे रहा हूं कि कौन कितना ज्यादा खींचेगा इसका एक ऑर्डर है, तो वो आप ऑर्डर याद कर लीजिएगा। मैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की किसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी, किसकी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग कैपेसिटी ज्यादा है, वो मैं आपको लिखने जा रहा हूं। आपकी जो जिसकी भी हाइड्रोजन से ज्यादा है उसको हम माइनस आई ग्रुप में रखते हैं, ध्यान रखिएगा। जिसकी भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है उसको हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप में लिखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ विदड्रॉइंग, एक्सटेंट या पावर ऑफ विदड्रॉइंग ग्रुप, वो कौन से हैं, वो उनके नाम क्या है और उनके ऑर्डर क्या है, वो अगर आपको लिखना पड़े तो क्या होगा। तो सबसे पहले आएगा NO2 नाइट्रो, उसके बाद आपका आएगा साइनाइड, उसके बाद आपका आएगा COOH, उसके बाद आपका आएगा फ्लोरीन, उसके बाद आपका आएगा क्लोरीन, उसके बाद आपका आएगा ब्रोमीन, उसके बाद आपका आएगा आयोडीन, उसके बाद आपका आएगा एल्कोहल, उसके बाद आपका आएगा ईथर के बाद लास्ट आपका आएगा इसको कहेंगे हम, बल्कि फिनिल, जिसको कहेंगे C6 बेंजीन के पास एक हाइड्रोजन नहीं है, इसका भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है फिनिल, और लास्ट में हाइड्रोजन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हैं, यानी ये सारे के सारे माइनस आई इफेक्ट देते हैं। तो आप कहोगे सर इसका मतलब ऐसे भी होंगे जो प्लस आई इफेक्ट देते होंगे। बिल्कुल, प्लस आई इफेक्ट का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को धकेलते हैं, धक्का देते हैं। तो उनके बारे में हम बात करेंगे अपने इस पेज में। तो इस पेज में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाले यानी कि इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप कौन से हैं, और ऐसे ग्रुप को कहा जाता है प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है कि प्लस आई इफेक्ट कब होते हैं? तो प्लस आई इफेक्ट वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनकी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी नहीं बल्कि रिपेल करने की टेंडेंसी होती है। तो दोज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which are having tendency to repel
repel shared pair of electron, shared pair of इलेक्ट्रॉन, तो वो धक्का देते हैं। जैसे कि आप कह दिया जाए कि टर्शरी कार्बन, टर्शरी कार्बन वो होता है जब एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है तो उसको टर्शरी कार्बन कहा जाता है। ये वाला जो कार्बन दिख रहा है जहां मेरी पेन है, ये 3 कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, तो ये टर्शरी कार्बन हो गया। तो यहाँ पे ये जो है, ये एक्चुअली एल्किल ग्रुप जो होता है वो धक्का देने वाला होता है, जो एल्किल ग्रुप होता है वो धक्का देने वाला होता है। तो यहां से ये भी धक्का देगा, ये भी धक्का देगा, ये भी धक्का देगा, तो ये तीनों के तीनों धक्का देंगे, तो यहां से 3 धक्का देने के वाले लग जाएंगे। यानी ऐसा कहीं मिला तो 3 धक्का देने वाले मिल जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। इसके बाद जो नंबर आएगा वो सेकेंडरी कार्बन वाले का आएगा। सेकेंडरी कार्बन यानी कि ऐसा कार्बन जिससे 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो ये सेकेंडरी कार्बन है। लेकिन ये प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जिससे 1 कार्बन जुड़ा हो, तो ये सेकेंडरी कार्बन है। और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, कार्बन जुड़ा ही नहीं है, तो ये सेकेंडरी, और यहाँ पे किसी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे धक्का देने वाले कौन हो गए? ये हो गए, ये हो गए एल्किल ग्रुप धक्का देने वाले, मिथिल ग्रुप धक्का देने वाले होते हैं, ये नहीं है। तो यहाँ पे इसकी टेंडेंसी इससे थोड़ी सी कम हो गई। यहाँ पे बात करें, और ये प्राइमरी कार्बन ले लिया, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, या इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2, CH3 CH2। तो यहां धक्का देने वाला केवल एक है, तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। और लास्ट में नंबर आता है CH3 का। तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। इसको मैं फिर से बता दूं कि इसको हम ऐसे भी CH3 CH2 भी लिख सकते हैं। यानी कि इथिल, ये इथिल हो गया, ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ये इथिल हो गया, और ये आपका मिथिल हो गया। तो मिथिल की पावर, इथिल की पावर मिथिल से ज्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ रिपेलिंग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि यहां पर क्या हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इसको परमानेंट इफेक्ट क्यों कहा जाता है। जैसे घर पर जब मेहमान आते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उसी वक्त कॉपी बुक खोजने लगते हैं कि हमें पढ़ना है। दे वॉन्ट टू रिफ्लेक्ट कि ये वहां पे मेहमान देखें, वहां पे जो गेस्ट आए हैं वो देखें कि ये बच्चा बहुत बहुत पढ़ता है, भाई उनका बच्चा बहुत पढ़ता है। यानी कि, और वो जैसे ही मेहमान जाते हैं वैसे ही नींद आने लगती है। तो वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है। लेकिन किसी के ना आने जाने पे भी कोई पढ़े, बिना दिखावा किए हुए पढ़े, बिना दिखाए हुए पढ़े, तो वो परमानेंट इफेक्ट है। तो इसी तरह से यहां पर ये जो शिफ्टिंग होती है, या पीछे जो आपने शिफ्टिंग देखी वीडियो में, अभी जब आप -I इफेक्ट देख रहे थे, वो परमानेंट शिफ्टिंग होती है। वो किसी भी अटैकिंग ग्रुप के आने पर नहीं होती है। यानी कि अगर कभी भी अटैकिंग ग्रुप के आने पर शिफ्टिंग हो, तब हम कहेंगे कि वो परमानेंट, वो आने पर शिफ्टिंग हो तो कहेंगे टेम्परेरी इफेक्ट है। लेकिन अगर वो शिफ्टिंग, अगर उस तरह की शिफ्टिंग परमानेंट तरीके से हुई है, मतलब बिना अटैकिंग ग्रुप के आने से भी वो हुई है तो परमानेंट हुई, और उसके आने पर ही हुई तो वो टेम्परेरी हो गई। तो यहां पे अगर ग्रुप लग गया है तो वो रिपेल करेगा, चाहे वो फॉरेन एलिमेंट मतलब अटैकिंग ग्रुप आए और चाहे ना आए। तो इस तरह की जो शिफ्टिंग होती है, चाहे वो +I इफेक्ट हो, चाहे वो -I इफेक्ट हो, वो परमानेंट इफेक्ट में काउंट किया जाता है, क्योंकि वहां पर अटैकिंग रिएजेंट के आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारा अगला इफेक्ट है, जो हमारा जो दूसरा हमें पढ़ना है, वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अच्छा, ये बात आपने जानी कि इंडक्टिव इफेक्ट केवल और केवल सैचुरेटेड बॉन्ड्स में दिखता है। कार्बन के चौथे कार्बन तक ये डाई आउट हो जाता है, और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रास्ते में आउट आ गया तो उसको क्रॉस करके नहीं जा पाएगा। इसी तरीके से जो अगला इफेक्ट है शिफ्टिंग का, जो बॉन्ड को पोलर कराता है, उसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक तरह का टेम्परेरी इफेक्ट है। टेम्परेरिक इफेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तभी आता है ड्रामा में जब अटैकिंग रिएजेंट आता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कम्स इन प्ले व्हेन देयर इज अ अटैक ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो ये टेम्परेरी इफेक्ट है। अभी हम अटैकिंग रिएजेंट्स की बात करेंगे। अटैकिंग रिएजेंट कौन होते हैं, कौन हमलावर हो जाते हैं। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी वैसे ही बिल्कुल और बिल्कुल 2 तरीके के होते हैं।
जैसे कि हम कहते हैं कि प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट, लेकिन समझने से उस प्लस ई इफेक्ट को और माइनस ई इफेक्ट को समझने से पहले इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को समझें। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तो टेम्परेरी इफेक्ट के कैटेगरी में आता है, यानी जब अटैकिंग ग्रुप आएगा तभी टेम्परेरी इफेक्ट होगा। साथ ही ये वहां दिखता है जहां पर डबल बॉन्ड हो या जहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो। जहां पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वहीं पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जो हम अगली बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहां पे देखने को मिलेगा, जरा समझाइए सर। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पर कार्बोनिल बॉन्ड होगा, कार्बोनिल बॉन्ड CO बॉन्ड को कहते हैं, अगर उसके पास कोई अटैकिंग रिएजेंट आया तो वहां पर देखने को मिलेगा। जरा देखते हैं कैसे। ये मान लीजिए ये कार्बोनिल बॉन्ड है C के साथ डबल बॉन्ड, और ये किसी और कार्बन से और ये किसी और चीज से जुड़ा हुआ है। कार्बन से भी जुड़ सकता है, किसी चीज से भी जुड़ सकता है। कार्बोनिल बॉन्ड इतना हुआ CO बॉन्ड। अगर इसके पास कोई अटैकिंग रिएजेंट मान लीजिए Z- आया, Z-, कोई निगेटिव अटैकिंग रिएजेंट आया, पॉजिटिव भी आ सकता है, तो क्या होगा? यहां पर जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड्स कौन सा होता है? सिंगल बॉन्ड के बाद जो भी बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। जो पहला बॉन्ड होगा वो सिग्मा होगा, दूसरा वाला पाई बॉन्ड होगा। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो शिफ्ट हो जाता है। किधर शिफ्ट होगा? इन दोनों में से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? जो जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की ज्यादा होगी। ऑक्सीजन की ज्यादा है तो ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन लेके आया ही, ये कार्बन वाला भी लेके चला आया। अगर कार्बन वाला लेके आया तो -1 लग जाएगा, क्योंकि कार्बन से चुरा के लाया। कार्बन का एक नुकसान इलेक्ट्रॉन का हुआ है और इसका एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ है, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा करने की वजह से यहां पर सिंगल बॉन्ड आ गया। अभी क्या होगा? यहां पर जो बॉन्ड बना, ये यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहां पे तो सिंगल बॉन्ड बन गया, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। उसी वक्त ये जो निगेटिव वाला है वो अपने आप को अटैच करेगा कहां? जहां पॉजिटिव बना है वहां पे यहां जाके अटैच कर लेगा। तो यहां पे आ गया Z और ये निगेटिव, ये तो निगेटिव ही रह गया यहां पर। तो ये कंपाउंड बन गया, यहां पे अटैक करने वाले को मौका मिल गया कि वो आकर के अटैक कर गया। अगर ये Z+ होता, अटैकिंग ग्रुप प्लस में होता, तो वो यहां पर जुड़ता। आपको समझ में आ गया, और ये बॉन्ड सिंगल हो गया। कहने का मतलब ये रिएक्शन क्यों हुआ? ये रिएक्शन इसलिए हुआ क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ शिफ्ट कर गया। इस तरह के इफेक्ट को हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी दो तरीके के होते हैं, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट तब होता है या माइनस ई इफेक्ट तब होता है जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ हो उसके अपोजिट जाकर के जुड़ जाए। कौन? अटैकिंग रिएजेंट। और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ अगर उसी तरफ जुड़ जाए तो ये प्लस ई इफेक्ट होगा। तो प्लस ई इफेक्ट कब होगा? जिधर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की जिधर शिफ्टिंग हुई है उधर अटैकिंग ग्रुप भी जुड़ जाए तो प्लस ई इफेक्ट, और उसके अपोजिट में जाके जुड़ जाए तो माइनस ई इफेक्ट। ऐसा तभी होगा अगर माइनस वाला है तभी अपोजिट जुड़ेगा और तभी माइनस ई इफेक्ट देगा। तो मेरे शब्दों में यह भी कह सकते हो कि अगर निगेटिव ग्रुप आया अटैकिंग रिएजेंट तो वो माइनस ई इफेक्ट ही देगा, अगर पॉजिटिव आया तो प्लस ई इफेक्ट ही देगा। तो इस तरह से भी समझा जा सकता है। तो हम इसकी कैटेगराइज आपको समझा देते हैं इसकी कैटेगरी में कि कौन सा प्लस ई इफेक्ट है और कौन सा माइनस ई इफेक्ट। तो आप ये अभी भी मैंने कहा कि अभी अभी जो आपने देखा माइनस ई इफेक्ट तब होता है कि मान लीजिए आपका जो बॉन्ड है जिधर शिफ्ट हुआ इधर शिफ्ट हुआ। अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, किसकी यहां पे कोई भी प्लस माइनस कोई भी है, तो इधर शिफ्ट हुआ तो यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, जिधर शिफ्ट हुआ उसके अपोजिट जाकर के अटैच किया अपने आप को। इसने अपोजिट क्यों किया? क्योंकि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव के पास जाएगा। तो इस तरह के इफेक्ट को हम कहेंगे, यहां पे नेगेटिव हो गया और ये यहां पे अटैच हो गया तो ये Z आ गया यहां पे, और इसका चार्ज ये प्लस माइनस चला गया। तो यहां पर हम कहेंगे कि यहां पर जो हुआ है ये एक तरह का माइनस ई इफेक्ट है। लेकिन यहीं पर अगर उसी तरफ शिफ्ट हुआ होता जिस तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है, यानी अगर ये कार्बोनिल बॉन्ड है और ये Z+ है, तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है यानी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, उसी तरफ ये भी चला जाए अपने आप को, तो ये हो जाएगा जिधर ये गया है उधर ही ये भी चला जाए तो ये हो जाएगा
प्लस इफेक्ट, लेकिन ये इधर गया और यहां पे ये आया तो इसका चार्ज बना रहेगा, तो ये प्लस इफेक्ट की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह से आपको ये समझना पड़ेगा कि प्लस इफेक्ट कौन से हैं और माइनस इफेक्ट कब देता है। तो ये एक तरह का आपका, मैंने आपसे कहा कि ये टेम्परेरी इफेक्ट है, आपने इसके पीछे ये भी जाना कि मैंने इसका नाम टेम्परेरी इफेक्ट क्यों दिया, क्योंकि जब रिएक्टेंट आता है रिएक्ट करने के लिए तभी ये तैयार होता है कि हम भी आएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ये क्या कहना चाहता हूं। ये चीजें जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम रिएक्शन को समझ पाएं, रिएक्शन मैकेनिज्म को समझ पाएं। अब ये जो आप नेगेटिव और पॉजिटिव को समझे अटैकिंग ग्रुप को, अगर कोई नेगेटिव है, ऐसा कोई, भले नेगेटिव ना हो लेकिन ऐसा कोई जो पॉजिटिव को लव करे, यानी ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव को ही लव करेगा, और ये जो नेगेटिव है ये अटैकिंग ग्रुप है, तो ऐसा अटैकिंग रिएजेंट जो पॉजिटिव को लव करे उसका नाम न्यूक्लियोफिल होता है, उसका नाम न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियो मतलब पॉजिटिव, फाइल मतलब लविंग। और ऐसा कोई, अब ये पॉजिटिव है तो किसको लव करेगा, नेगेटिव को लव करेगा, नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव सेंटर के पास जाएगा, तो नेगेटिव को लव करेगा तो उसका नाम होगा इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल भी समझते जाएं कि क्या होता है। तो आपने जाना कि न्यूक्लियोफाइल वो अटैकिंग ग्रुप होता है जो पॉजिटिव को लव करता है, यानी कि ये जो, अगर मैं इसको लिखूं कि ये जो है ये पॉजिटिव लवर है तो गलत नहीं है, ये पॉजिटिव लवर है, और ये जो है साहब ये नेगेटिव लवर है अगर कहा जाए तो ये भी गलत नहीं है कि हाँ ये नेगेटिव लवर है। साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल को अगर आपको समझना है तो इस तरह से भी समझ सकते हो। न्यूक्लियोफाइल्स के कुछ नाम जान लीजिए, इलेक्ट्रोफाइल्स के कुछ नाम जान लीजिए। तो मैं कुछ न्यूक्लियोफाइल्स के नाम लिख देता हूं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये नहीं है कि हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कोई भी जो पॉजिटिव को लव करे वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो जितने भी लेविस के बेस होंगे वो न्यूक्लियोफाइल होंगे, जितने भी लेविस के बेस होंगे। लेविस के बेस कौन से होते हैं, लेविस के बेस वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लेविस के बेस होते हैं। जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं, वो लेविस की एसिड होते हैं। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो नेगेटिव टाइप का होगा, उसके पास नेगेटिव टाइप का नेगेटिव बिहेवियर होगा, तो पॉजिटिव को लव करेगा ही करेगा। यानी न्यूक्लियोफाइल जो होंगे वो हमेशा और हमेशा लेविस के क्या होंगे, बेस होंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल समझ लीजिए। अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए लेविस का बेस है, और लेविस का बेस है तो पॉजिटिव लवर होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल है। इसी की तरह से आप जानो कि वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। इसी की तरह से अल्कोहल का ROH, ये देखिए यहां पे भी डबल लोन पेयर होता है, यहां पे भी। और ROR जो ईथर ROR, यहां पे भी लोन पेयर। तो जरूरी नहीं है नेगेटिव वाले तो होंगे। आपने कहोगे नेगेटिव वाले तो आपने बताई नहीं। जितने भी फ्लोरीन क्लोरीन माइनस X माइनस रखा वो न्यूक्लियोफाइल होंगे, जितने भी OH माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल होगा, जितने भी साइनाइड है वो न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो ये तो न्यूक्लियोफाइल होंगे ही होंगे। जितने भी एसिटेट आयन है वो न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव वाले तो न्यूक्लियोफाइल होंगे ही, मैंने बोला ही नेगेटिव वाले न्यूक्लियोफाइल होंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव वाले ना हो फिर भी वो न्यूक्लियोफाइल हो। इसी तरह से जो इलेक्ट्रोफिल होंगे वो पॉजिटिव वाले होंगे, और या तो पॉजिटिव अगर नहीं है न्यूट्रल है तो वो ऐसे होंगे जो नेगेटिव लवर होंगे, जिनको इलेक्ट्रॉन की चाह होगी, यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो रहे होंगे। तो पॉजिटिव वाले तो होंगे, जैसे H+ हो गया, या हाइड्रोनियम आयन को हम H3O+ भी लिखते हैं, या इसी की तरह से आप Cl का प्लस भी होता है, Cl का माइनस भी होता है। इसी तरह से CH3+ कहीं पे दिख गया, इसी तरह से नाइट्रोनियम आयन दिख गया, NO2+ दिख गया। तो ये पॉजिटिव वाले तो नेगेटिव को लव करेंगे ही, और नेगेटिव को लव करेंगे तो इलेक्ट्रोफिल कहला जाएंगे। इलेक्ट्रोफिल नेगेटिव लवर्स आर पॉजिटिव वंस। तो ये इलेक्ट्रोफिल तो होंगे, लेकिन ऐसे और भी हैं जो लेविस के बेस हैं और साथ में क्या है, लेविस की एसिड है। लेविस की एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, और ये वाले इलेक्ट्रॉन एक्सेस कंपाउंड। तो इलेक्ट्रॉन नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ में, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट
कंपाउंड, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड के कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि BF3 हो गया, वो लेविस की एसिड भी है और इलेक्ट्रोफिल भी है। इसी तरह से AlCl3 हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, AlCl3 लेविस की एसिड भी हो गया और इलेक्ट्रोफिल भी हो गया, ध्यान दीजिएगा इस बात को, आगे चल के काम आएगा। इसी तरह से सल्फर ट्राईऑक्साइड हो गया, लेविस की एसिड, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, एल्युमिनियम के पड़ोस में 3 क्लोरीन और एल्युमिनियम के पड़ोस में 3 क्लोरीन, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 के साथ 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। इसी तरह से BF3 में बोरॉन के पड़ोस में 3 फ्लोराइड, तो बोरॉन के बगल में 3 फ्लोरीन, तो एक एक फ्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन और एक एक बोरॉन का, तो 6 तो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 ऑक्टेट पूरा करने के लिए, फिर भी मॉलिक्यूल बन रहा है, एक्सेप्शनल केस है। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, इसीलिए लेविस की एसिड कही जाती है। लेविस की एसिड जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम हो, लेविस का बेस जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो ये प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट आपने जाना। अगला जो हमारा टॉपिक है, आज का लास्ट टॉपिक, वो है रेजोनेटिंग इफेक्ट, जिसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहा जाता है। यानी कि आपने पहला जाना इंडक्टिव इफेक्ट, जिसकी वजह से बॉन्ड पोलर हो रहा था, रिएक्शन हो रहा था। दूसरा जाना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में होने वाले चेंजेस में अगर अटैकिंग रिएजेंट आता है तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, वो आपने देखा, जिसकी वजह से बॉन्ड पोलर हो रहा था और रिएक्शन चल रहा था। तीसरा जो इफेक्ट पढ़ा जाता है वो जानना जरूरी है, रेजोनेटिंग इफेक्ट। रेजोनेटिंग इफेक्ट जो होता है वो तब होता है, रेजोनेटिंग इफेक्ट को मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहा जाता है, मीजोमेरिक इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी प्लस आर माइनस आर होता है, कैसे इसको पढ़ते हैं वो हम आगे जानेंगे किस तरह से पढ़ते हैं। तो रेजोनेटिंग इफेक्ट को समझने के लिए ऐसे समझिए कि रेजोनेटिंग इफेक्ट किस तरह से समझा जा सकता है। रेजोनेटिंग इफेक्ट समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन को समझाता हूं। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, उसी क्वेश्चन से रेजोनेंस आपने पढ़ा है। रेजोनेंस वो होता है जब किसी एक स्ट्रक्चर से किसी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी दर्ज ना कराई जा सके और उसके कई स्ट्रक्चर बन सकते हो पाई बॉन्ड चेंजेस की वजह से, तो उसके सारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है, और जो एक फाइनल स्ट्रक्चर बनता है उसको कहा जाता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जैसे बेंजीन ही है आपका, हम और आप जानते हैं कि बेंजीन के साथ क्या होता है, हम और आप भली भांति से जानते हैं कि बेंजीन के साथ साहब क्या होता है। बेंजीन को 2 तरीके से लिखा जा सकता है। आपका जो बेंजीन है वो बेंजीन ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये बेंजीन है, यहां पे भी बॉन्ड बनाया जा सकता है, और ये बॉन्ड जो होता है वो यहां भी बनाया जा सकता है। तो ये बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है, आप कहते हो इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी और यहां भी, इसीलिए इसको जल्दी से बनाने के लिए बेंजीन बना करके एक गोला बना दिया जाता है। तो ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। फिलहाल हम रेजोनेटिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि रेजोनेटिंग इफेक्ट क्या होता है। इसको पढ़ने के लिए मैंने आपसे कहा कि आप समझाइए, आप ये बताइए कि इसको हम समझेंगे किसी एग्जाम्पल से। एक बात और हमने पहले पढ़ रखी है कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो क्वेश्चन है हमारा वाई, ये क्लास 12 का के सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, वाई फिनॉल्स आर more acidic, why phenols are more acidic than alcohols। ये मेरा खुद का बहुत पेट क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये कंसेप्ट बिल्ड करता है। वाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। तो जरा हम फिनॉल देखते हैं, फिनॉल किसे कहते हैं। फिनॉल साहब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि फिनॉल जो है वो बेंजीन, ये बेंजीन हो गया हमारा, और बेंजीन के ऊपर OH होता है, इस तरह से OH, सिंपल OH लिख दिया हमने, तो ये फिनॉल हो गया।
अब जब फिनॉल को अपना एसिडिक बिहेवियर शो करना है, तो फिनॉल को अपना एसिडिक बिहेवियर शो करना है तो उसको H प्लस आयन देना है। तो ये H प्लस आयन दे करके यहां पे O माइनस बना लेता है और H प्लस आयन दे देता है। ऑलरेडी इस फिनॉल के पास ऑक्सीजन के पड़ोस में 6 बॉन्ड होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहां लग गया, एक हाइड्रोजन के साथ लग गया, तो इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको हम कहते हैं फिनॉल और इसको हम कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। इसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉल H प्लस आयन देने के बाद, क्योंकि एसिडिक बिहेवियर तभी शो करेगा जब वो H प्लस आयन देगा। हम जानते हैं जब कभी भी कोई H प्लस आयन फर्निश करता है तो वो एसिडिक बिहेवियर देता है। इसने दिया तो इसने फिनॉक्साइड आयन बनाया। उसी तरह से अगर एल्कोहल, ये ROH है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, और ऑक्सीजन और एल्किल ग्रुप का बॉन्ड, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन यहां लग गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां लग गया, बॉन्ड बनाने में कोवेलेंट 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां बन गए। ये जब एक H प्लस आयन दे देता है, ये भी अपना एसिडिक बिहेवियर शो करता है। एल्कोहल, एल्कोहल इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। तो ये जो है RO माइनस चार्ज शो करता है और इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस आयन का नाम होता है एल्कोक्साइड आयन। जैसे कि मिथॉक्साइड हो सकता है, इथॉक्साइड हो सकता है, प्रोपॉक्साइड हो सकता है। तो ये फिनॉक्साइड आयन हो गया, ये एल्कोक्साइड आयन हो गया। तो इसको हम कहते हैं, इसको हमने, आपने देखा कि दोनों ने H प्लस आयन शो किया। अब कह रहा है कि कौन ज्यादा एसिडिक है, ये हमें डिस्कस करना है कि कौन ज्यादा एसिडिक है। वो ज्यादा एसिडिक है जिसकी H प्लस आयन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। दैट मीन्स दैट species more acidic which is having high ease of protonation, जिसके पास प्रोटोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि फिनॉल की प्रोटोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा है कि एल्कोहल की प्रोटोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा है? अगर फिनॉल से की प्रोटोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा है तो ये बनने वाला जो भी है ये तब देगा जब जो भी कुछ बनेगा वो स्टेबल होगा। अगर ये स्टेबल हो गया तो इसका मतलब ये यहां से ये बनना चाह रहा है और H प्लस आयन देना चाह रहा है। अगर ये ज्यादा स्टेबल हो गया तो हम ये कहेगा कि यहां से ये बनना चाह रहा है और H प्लस आयन देना चाह रहा है। यानी H प्लस आयन तब ना मिलेगा जब ये या ये जो भी कुछ है, ये जो भी कुछ बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल हो, अदरवाइज वो वापस बन जाएगा। यानी कि टू कंपेयर एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनॉल वी आर सपोज टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन एंड एल्कोक्साइड आयन। हमें फिनॉक्साइड आयन और एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी डिस्कस करनी चाहिए। नाउ लेट अस डिस्कस स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो ये बात तो समझ में आ गई, जो ज्यादा स्टेबल होगा जो ज्यादा स्टेबल होगा यहां इधर वाला आयन, उसका पेरेंट जो स्पीशीज होगी वो ज्यादा एसिडिक होगी। तो हम आए किस पे? हम आए फिनॉक्साइड आयन पे। तो फिनॉक्साइड आयन मैंने आपकी स्क्रीन पे बनाने जा रहा हूं। फिनॉक्साइड आयन आपका ये बन गया कुछ ऐसे, ऑक्सीजन आई एम सॉरी, मैं फिर से बना दे रहा हूं आपके इस पे, आपके ये ऑक्सीजन हो गया, इस पे एक नेगेटिव चार्ज है और यहां पर इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब बड़े मजेदार चीज कि अब चलेगा क्या कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अच्छा एक बात और, आपने कहा कि मैं पीछे चलूं, एक गलती हो गई है कि जब ये H प्लस आयन गया तो ये H प्लस आयन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया। यहां पे O और H के बीच में बॉन्ड बना था, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 और 6। ये हाइड्रोजन जो था वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया और ऑक्सीजन के पास भी अपना इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना लोन पेयर। हम मान के चल रहे थे कितने? 4, और उसी तरह से इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अरे 2 तो इसके पास थे, ये दोनों भी तो इसी ने रख ली, तभी तो H प्लस आयन जाने दिया है। दिस थिंग वी हैव कमिटेड मिस्टेक। पढ़ाते पढ़ाते बोलते बोलते वीडियो बनाने में ऐसा हो जाता है, लेकिन ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन। जरा आगे पढ़ें। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का और एक चुरा के लाया, किससे? हाइड्रोजन से, तभी इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके आया, छीन के लाया। ये इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता है डबल बॉन्ड बनाते हुए, लेकिन इस कार्बन के पास एट ए टाइम 4 ही बॉन्ड हो सकते हैं। अभी ऑलरेडी 4 हैं, 1 2 3 4, और ये जो ये दोनों हैं ये भी यहां बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, बनाएंगे भी। तो ऐसा करने से क्या होगा? आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहां पे जो O है, ये यहां से ये दोनों यहां पे बॉन्ड बना लिया इन्होंने डबल।
ऐसा डबल बनाने से तो यहां पांच बॉन्ड हो जाएंगे। तो जो सबसे वीक होगा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो बगल वाले कार्बन पे चला जाएगा, और बगल वाले कार्बन पे चला जाएगा तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों एक सिंगल नेगेटिव क्यों आएगा? इसमें इस वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था और इस वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये जब दोनों के दोनों इस वाले कार्बन पे चले गए तो इसको तो एक ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिला ना, तो इसलिए एक नेगेटिव चार्ज। और यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये हुआ कि यहां पे जो एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन लेके आया था वो इसको यहां बॉन्ड बनाने में देना पड़ गया। यहां पे कोई देखेगा तो कोई कहेगा एक ऑक्सीजन का है एक इस वाले कार्बन का है, लेकिन ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन तो इसी ने दिए, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ। एक तो देना ही था, एक एक्सेस दे दिया, इसका मतलब जो एक चुरा के लाया था वो खाना पूर्ति हो गई और इसके पास वो नेगेटिव चार्ज जाता रहा। बाकी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कोई छिड़खानी नहीं हुई है, तो ये ऐसे के ऐसे आ गए। अब अगले स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, ये वाला पड़ोस में जाके बॉन्ड बना सकता है, वही कहानी इसके साथ होगी। इस कार्बन के पड़ोस में 4 बॉन्ड है, जरा दिखाता हूं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और यहां पे एक हाइड्रोजन लटका हुआ है जो दिखता नहीं बेंजीन में, आपने पढ़ा हुआ है। तो 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 है। यहां से ये जब यहां शिफ्ट होगा तो यहां से जब ये यहां शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, जैसे ही ये यहां से यहां शिफ्ट होगा तो ये वाला जो बॉन्ड है ये असहज हो जाएगा, कि अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 ऑलरेडी बॉन्ड है, एक और बनने आ रहा है, तो ये बगल वाले कार्बन पे जाके शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये यहां पर एक नेगेटिव चार्ज बना देगा। ये वाला बाकी ऊपर कोई छेड़खानी नहीं हुई है। एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बने रहेंगे। ये वाला यहां आकर के बॉन्ड बना लेगा, ये वाला यहां आकर के यहां आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज का वही मतलब है, इस वाले बॉन्ड को हमने छुआ नहीं। फिर से बता रहा हूं, ये वाला यहां आकर के बॉन्ड बना गया, ये वाला यहां के बॉन्ड बना गया, ये अनस्टेबल होकर के यहां आ गया और इसको हमने छेड़ा नहीं, बाकी किसी स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा। और सिंगल इलेक्ट्रॉन का आया है, ये छीन के आया है। इस कार्बन और इस कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, अपना तो लेके आया, उसका भी लेके आया, इसलिए एक नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया। अगले स्टेप में क्या हो सकता है, ये वाला यहां जाए, जैसे ये वाला यहां जाए वैसे इस कार्बन पे 4 बॉन्ड जो पहले से थे, 1 2 3 और एक जो हाइड्रोजन लटका हुआ था, उसमें ये वाला बॉन्ड अनस्टेबल हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड बगल वाले इस वाले कार्बन पे चला जाएगा। जब इस वाले कार्बन पे चला गया तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए, ये जो आपका बॉन्ड है, मैंने यहां पे कोई छेड़खानी नहीं की, ये जो ऑक्सीजन ऊपर कोई छेड़खानी नहीं है, जो बात हो रही है यहां हो रही है ना, तो यहां से यहां तो डबल बॉन्ड बन गया। ये वाला बॉन्ड यहां चला गया तो ये बॉन्ड यहां आ गया, लेकिन ये एक अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया, एक इसका भी लेके आया, तो वही एक नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या हो सकता है, अगला स्टेप ये हो सकता है कि ये यहां आए तो यहां भी पहले से 4 बॉन्ड थे, 1 2 3 और 4, एक और ले आओगे तो मुश्किल हो जाएगी, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रख नहीं सकता, तो ये भाग करके वापस चला जाएगा। यहां पे जब भाग करके वापस जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा साहब, जरा देखते हैं। यहां पर जो बॉन्ड बनेगा, एक यहां पे था ही, ये वाला यहां बना रहा है तो यहां पे आ गया, ये वापस जाके वहीं बना रहा है, तो इस ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन और एक्सेस आ गए, एक तो अपना लेके आया, एक कार्बन का लेके आया, तो यहां माइनस चार्ज आ गया। अब आपको दिख रहा है कि 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, यानी कि फिनॉक्साइड के पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। आप कहोगे पहला और ये तो एक जैसा है, नहीं, बॉन्ड की पोजीशन बदल गई, पहले यहां बॉन्ड था, अभी यहां बॉन्ड नहीं है, जरा देखिए, पहले यहां बॉन्ड था, अब यहां बॉन्ड नहीं, बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन यानी फिनॉक्साइड आयन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, और एल्कोक्साइड आयन का, ये फिनॉक्साइड के आपने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे, एल्कोक्साइड आयन का एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल हुआ एल्कोक्साइड से। अगर फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल हुआ तो यहां से ये बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इस वजह से ये फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा। तो दैट मीन्स यू कैन राइट ओवर हियर कि फिनॉक्साइड आयन इज हैविंग 5 resonating structures, having 5 resonating structures। और आप ये जानते हो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतने ज्यादा वो स्टेबल होता है, हेंस फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, हेंस फिनॉक्साइड आयन is more stable,
more stable. So tendency and alkoxide ion do not have any what resonating structure. इसका मतलब क्या हुआ कि ease of protonation किस में ज़्यादा होगी, which proves speak out, which proves ease of protonation is more in phenol, hence phenol is more acidic. यहां पर इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ये था फिनॉल इज मोर एसिडिक। यहां पे इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ये था कि आपकी ये जो रेजोनेटिंग इफेक्ट है ये आपको समझ में आए कि इसका भी काम पड़ने वाला है। ऐसे कंपाउंड्स होंगे जहां पर इसका भी काम आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप मैकेनिज्म पढ़ रहे होगे तो ये भी काम आएंगे। तो ऐसे भी ग्रुप हो सकते हैं जो अभी आपने देखा यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो बेंजीन रिंग की तरफ आया। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के बाहर जाए। तो अभी आपने देखा है इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ आया। कब आया इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ? जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। यानी जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो बेंजीन जो होगा बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं, जैसे ये कब आया? OH के साथ था। तो जब OH लग जाता है या कुछ ऐसी इस तरह के ग्रुप लग जाते हैं तो उनको हम कहते हैं कि ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जा रहा हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे अभी भी आपने देखा कि इस तरह की कहानी हुई कि यहाँ पे O था, यहाँ H था और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे था। आपने कहा एक और लोन पेयर था, वो मैंने हाइड्रोजन लगा के रखा है और ऐसे 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 था। अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, जब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो ये बॉन्ड इधर भाग रहा है ना यहाँ पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बेंजीन की तरफ आ रहा है। तो अगर आप कहोगे OH जिसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या अमोनिया इसी के साथ लग जाए, अगर अमोनिया ये ऐसे है और यहाँ पे NH2 लग जाए और इसके पास अमोनिया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये भी यहाँ आएगा। दिख रहा है कि बेंजीन रिंग की तरफ आ रहा है। तो OH हो गया, अमोनिया हो गया, जिनके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बेंजीन को एक्टिवेट करते हैं, बेंजीन की तरफ रिंग आता है। और ऐसे को जो यानी कि एक तरह से रिपेल करते हैं, तो ये जो ग्रुप होते हैं इनको कहा जाता है, जो रिपेल करते हैं इनको कहा जाता है प्लस R इफेक्ट। तो ये हो गए प्लस R इफेक्ट वाले। उसी तरह से माइनस इफेक्ट R इफेक्ट यानी खींचने वाले भी होते हैं। खींचने वाले कैसे हुए? मान लीजिए यहीं पे बेंजीन में COOH लगा होता, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता, तो COOH इस तरह से लगा होता बेंजीन ग्रुप में। तो यहां पे क्या हो गया? ये वाला डबल बॉन्ड है। अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा तो ये यहाँ आएगा, अगर ये यहाँ आएगा तो यहाँ निगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा। इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ये वाला यहाँ आएगा। तो दिख रहा है कि बेंजीन रिंग से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जा रहा है। तो ऐसे केस में ये माइनस R इफेक्ट देंगे। आपसे पूछा नहीं जाएगा प्लस R इफेक्ट क्या, माइनस R इफेक्ट क्या होता है, लेकिन क्लियर है कि कुछ ग्रुप्स होते हैं जो प्लस R इफेक्ट देते हैं और कुछ ग्रुप्स होते हैं जैसे COH हो गया, CHO हो गया, ये ऐसे ग्रुप, या COCl हो गया, ये सारे के सारे, या CONH2 हो गया, ये सारे के सारे ग्रुप माइनस R इफेक्ट देते हैं, यानी कि बेंजीन को डीएक्टिवेट करते हैं। ये जो होंगे जो बेंजीन की तरफ भेजेंगे ये बेंजीन को एक्टिवेट करेंगे और ये वाले बेंजीन को डीएक्टिवेट करेंगे। तो आपको इन्हीं तीनों कंसेप्ट के साथ मैं आज का सेशन खत्म करता हूं। अपेक्षा है कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।